आज के क्लास में हम लोग निश्चित समाकलन यूज पढ़ने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। इसके पहले हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रेशन का एक निश्चित मान निकलता है, उसी को हम लोग निश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। इसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। निश्चित समाकलन के बारे में देखना है तो ये एक मान को बताता है, और क्या चीज़ के मान को बताता है, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये किस चीज़ों के मानों के बारे में बताता है, उसको हम लोग समझेंगे। इसका एक लिमिट होता है, इंटीग्रल का क्या होता है, लिमिट होता है, और उस लिमिट से ही हम लोग किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने में मदद करता है। तो इसका सबसे पहले एक आधारभूत परिमेय पढ़ेंगे, एक नंबर क्षेत्रफल फलन। क्षेत्रफल फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एरिया फंक्शन। तो असल में ये क्या करता है, एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कि कैसे एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लिखना है माना कि एक बंद अंतराल, या माना कि बंद अंतराल किसके बीच में, ए टू बी। ये ए टू बी का मतलब अब समझ में आना चाहिए, ए से बी के बीच में, और ए और बी भी उसमें इंक्लूड होगा। पर एफ एक कंटिन्यूअस फलन है, मतलब सतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है, और ए ऑफ एक्स क्षेत्रफल फलन है, क्षेत्रफल फलन है। जब x बिलोंग टू a और b के बीच में बिलोंग करना चाहिए, के लिए a डैश ऑफ x बराबर f ऑफ x होता है। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं एग्जैक्ट क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि एक सतत फलन है, ठीक। तो सबसे पहले एक सतत फलन ड्रॉ करते हैं। हमको पहले दो एक्सिस चाहिए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। एक फलन दिया है तो कोई भी फलन का ग्राफ ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। सतत मतलब हर एक जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स का यही ग्राफ है, और ये सतत होना चाहिए किसके, कुछ अंतराल के बीच में, a टू b के बीच में। मान लेते हैं कि यही लाइन x बराबर a को दर्शा रहा है, और ये लाइन x बराबर b को दर्शा रहा है। तो देख सकते हैं कि x एक्सिस के साथ एक एरिया गिर रहा है, ये x एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, एक एरिया गिर रहा है। तो यही क्षेत्रफल फलन बनता है। तो क्षेत्रफल फलन रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ऑफ जो गिवन फलन है उसका इंटीग्रेशन ए टू बी के बीच में, तो वही क्षेत्रफल फलन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसी एरिया को हम लोग ए ऑफ एक्स से दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसी एरिया को हम ए ऑफ एक्स से दर्शा रहे हैं, या इस एरिया को हम ए से दर्शा रहे हैं मान लेते हैं। तो अगर यहाँ क्षेत्रफल का बात करते हैं, एरिया का बात करते हैं, तो एरिया अगर ए है, इसको निकालने का तरीका है डिफिनिट इंटीग्रल, यही लिमिट लिया जाता है। अब यहाँ पर इंटीग्रल के ऊपर लिमिट भी दर्शाना है। इसके पहले हम लिमिट नहीं दर्शा रहे थे जब इंडिफिनिट पढ़ रहे थे तब। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स ए टू बी से वेरी कर रहा है, और कौन सा फलन पहले वेरी कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यही एरिया जो होगा, यही इंटीग्रेशन होगा, यही इंटीग्रेशन का मान हम लोग को क्या कर देगा, इसका एरिया हम लोग को रिप्रेजेंट करता है, इसका एरिया का मान देता है, ठीक है। अगर इधर ये निश्चित नहीं करके अनिश्चित कर दे, क्या कर दे, इधर ये x बराबर, जैसे कि मान ले कि x1 का मान है, x1 बराबर a है, और यहाँ पर x2 बराबर x कर देते हैं, तो लिमिट क्या लिखाएगा। अगर यहाँ पर ये निश्चित नहीं करके अगर ये कर देते हैं, यहाँ a टू b के जगह यहाँ पर क्या लिखाएगा, x लिखाएगा। और इसका इंटीग्रेशन जो फलन आएगा, क्षेत्रफल फलन, वो किस रूप में आएगा, तो a टू b, a टू x एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप में आएगा, और ये x का ही फलन के रूप में आएगा, इसलिए लिमिट किस रूप में आ गया, x के रूप में आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम पता है कि जब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो गिवन फलन होता है, जो ये गिवन फलन होता है, वही इसके मान के बराबर आ जाता है। फिर से एक लाइन और एक्स्ट्रा करके लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। इसके पहले भी हम इस चर्चा कर चुके हैं, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव वही फलन के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव हम लोग को वही फलन, अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स,
लिमिट यहाँ पर ध्यान, दोनों अचर नहीं होना चाहिए, एगो ए से एक्स होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो इसका डायरेक्ट मान हो जाता है ए डैश ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसको इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो इसका एरिया का डेरिवेटिव फलन के बराबर हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये दो फार्मूला ध्यान में रखना है, एक तो ये वाला एरिया का फार्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। अब रह गया कि डिफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कैसे करेंगे। दूसरा बात हो गया कि डिफिनिट इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम उसका एक प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समाकलित के द्वितीय आधारभूत प्रमेय। उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं, जो कि बहुत जगह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे 2 नंबर, हम डायरेक्ट हेडिंग डालते हैं, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। द्वितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें कुछ लिखना है, पहले हेडिंग हो गया, माना कि बंद अंतराल ए टू बी पर f एक सतत फलन है, f एक संतत फलन है और f का प्रति अवकलज का मतलब होता है इंटीग्रल, ठीक। f का प्रति अवकलज कैपिटल F है, तब क्या होगा, देखो कि f का प्रति अवकलज का क्या मतलब कि f का इंटीग्रेशन, f का प्रति अवकलज f का इंटीग्रेशन किस अंतराल में। अब यहाँ पर अंतराल दे दिया गया a टू b, तो ये डिफिनिट इंटीग्रल बोला जाएगा। इसका जो अवकलज आ रहा है वो क्या आ रहा है, बोला जाएगा कि इसका जो इंटीग्रल आ रहा है, प्रति अवकलज का मतलब इसका इंटीग्रल कैपिटल f ऑफ x आ रहा है, क्या आ रहा है, कैपिटल f ऑफ x आ रहा है। अब ये लेकिन लिमिट है, तो डायरेक्ट हम लोग इतना पर नहीं छोड़ सकते, इसका लिमिट भी दिखाते। जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद ब्रैकेट देके ब्रैकेट इस तरफ लिमिट दर्शाते हैं a टू b। अभी ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दर्शाते हैं। इंटीग्रेशन जब कर लेते हैं तब इसका जो लिमिट दर्शाते हैं a टू b दर्शाते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ f रहता है उसके जगह पहले अपर लिमिट रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। इसके जगह पर यहाँ पर b रखेंगे और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसके जगह पर हम लोग a लिखेंगे। तो ये फिजिक्स में हम पहले भी इस सब की चीज़ के बारे में चर्चा कर चुके हैं 11th क्लास में, ठीक। तो ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a आएगा, यही जो मान आएगा इसी इंटीग्रल का ये वैल्यू कहलाएगा, यही जो मान आएगा इस इंटीग्रल का वैल्यू कहलाएगा। ये जो b होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, a जो होता है a को हम लोग बोलते हैं, a को हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं या लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। अब b को हम लोग कहते हैं उच्च सीमा, जिसको अपर लिमिट कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग अपर लिमिट के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग अपर लिमिट के नाम से जानते हैं। अभी ये कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि किस प्रकार किसी को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करेंगे। सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि लिमिट दर्शा देना है। अब क्या करना है, लिमिट दर्शा देना है, बस यही बात ध्यान में रखना है। सब चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। बस इंटीग्रेशन हम लोग पहले से आता है, सिर्फ लिमिट को उसमें पुट कर देना है, कुछ भी और नया नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर अचर पद काहे नहीं लेते इंटीग्रेशन में। यहाँ पे इंटीग्रेट कर खाली फलन दिखाए है, सी नहीं लिए। सी नहीं लेने का रीजन है, एक क्वेश्चन से हम समझा भी देंगे कि हम लोग सी का यूज क्यों नहीं लेते। सी अपने आप ऑटोमेटिक कट के कैंसिल आउट हो जाता है, उसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। चलिए आते हैं एग्जाम्पल
तो एग्जाम्पल 25 आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का। इसमें पहला सबसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, लिमिट ध्यान देना है, लिमिट दिया 2 to 3, अपर और लोअर लिमिट x² इंटू dx। अब जैसे इसका पावर वाला फार्मूला यूज करके इसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो पावर वाला फार्मूला बार बार तो लिखेंगे नहीं, घात वाला फार्मूला क्या होता है कि जितना घात रहता है एक बढ़ जाता है और डिवाइडेड बाय में जितना घात आता है उससे भाग हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस सी नहीं लिख रहे, इसलिए कि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में सी नहीं लिखा जाता है, इसलिए उसको लिखने के बावजूद भी कैंसल आउट होकर खत्म हो जाता है। कैसे, तो इसके बाद वाला स्टेप में समझाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम अभी क्या बताए, ऊपर फार्मूला बताएगा, सबसे पहले जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह अपर लिमिट रख देना है, यहाँ पर अपर लिमिट रखना है, और फिर माइनस साइन देके जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर लोअर लिमिट रख देना है। लोअर लिमिट 2 है तो 2 रख दिया एक्स की जगह। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो वही जो मान आएगा इस डिफिनिट इंटीग्रल का मान होगा। तो 3 के पावर यहाँ पर पढ़ेंगे तो 3 3 कितना होते हैं, 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 कितना होती है 27, 3 को 3 बार गुना होगा ना, यहाँ पर 27 आ जाएगा, 27/3, और यह आ जाएगा 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, और इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये नीचे वाला जब सेम रहता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट हटाते हैं, तो 27 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 19, ये 19/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस डिफिनिट इंटीग्रल का ये मान हो गया। अब मान लेते हैं ये यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हैं, ध्यान देना है कि अगर इंटीग्रल में हम क्या करते कि यहाँ पर अचर भी ऐड कर देते, प्लस सी लिख भी देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मान में। देखो यहाँ पर अब जहाँ जहाँ एक से पहले अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स के पावर 3/3 प्लस सी लिखाएगा, सी है तो फिर माइनस साइन दे के जहाँ जहाँ एक से, अब 2 का पद है माइनस साइन आ रहा है तो हमेशा माइनस ब्रैकेट करके लिखेंगे। यहाँ एक पद था इसलिए माइनस साइन आते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाए। 2 पद इसमें आ रहा है तो माइनस साइन दे के लिखेंगे, एक्स की जगह 2 तो 2 के पावर 3/3 प्लस सी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 के पावर 3 प्लस सी, अब तोड़ेंगे तो यहाँ पर दोनों के आगे माइनस आएगा, आगे में माइनस है तो ये प्लस माइनस सी हमेशा क्या हो जाता है, कट जाता है, और जो वहाँ पर लिखे है वही डायरेक्ट फिर यहाँ पे आ जाता, तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है, सी कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए डिफिनिट इंटीग्रल में सी को नहीं लिखा जाता है। बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 25 का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 25 नंबर का 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 4 to 9 दिया हुआ है, √x डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स के पावर 3/2 के द होल स्क्वायर इंटू dx। देखो इसमें इंटीग्रेशन जब हम लोग करने जाते हैं तो अगर हम बताए थे कि अगर एक चीज़ें ध्यान में, अगर डायरेक्ट करना है तो इसका पहले सबसे पहले जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसका डेरिवेटिव देखो कहीं है तो नहीं ना यहाँ, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार फार्मूला याद दिलाना चाहेंगे कि f ऑफ x के पावर अगर n रहता है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है तो डायरेक्ट हम लोग घात वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, f ऑफ x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी हो जाता है। तो जो भी फलन दिया रहता है अंदर का घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये n का मान हो सकता है ऊपर ले जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो पहले ऊपर ही लेके चल जाते हैं। ऐसा हो सकता है पॉसिबल, थोड़ा डायरेक्ट बना सकते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से तो बनता ही है, ये तो पता ही है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लिए, इसलिए हमको थोड़ा सा पहले से अंदाजा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए √x शायद आ जाएगा। अब चेक करते हैं सबसे पहले, इंटीग्रेशन ही गायब हो गया, ठीक है। तो चेक करेंगे सबसे पहले रफ पर इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, ये अंदर वाला का। तो 30 का डेरिवेटिव अचर पद है 0 माइनस, पहले घात वाला फॉर्मूला से इसका डेरिवेटिव निकलेगा, जितना घात रहता है उसको आगे में लिख देते हैं, उसके बाद एक घात घट जाता है, 3/2 में से एक घटेगा, 3/2 में से अगर एक घटेगा तो क्या बचेगा 1/2, तो यही इसका डेरिवेटिव आया। अब इसको डेरिवेटिव को लिखने का देखो तरीका क्या है, घात 1/2 का मतलब होता है √x। अब देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर सिर्फ √x दिख रहा है, -3/2 नहीं दिख रहा है, तो -3/2 बना सकते हैं। बाहर में क्या करते 2/3 लिख दे, तो -2/3 लिखेंगे तो यहाँ पर -3/2 लिखेंगे, दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा,
इसको हम लोग बैलेंस हमेशा कर सकते हैं। जब अचर पद को बैलेंस करना तो कर सकते हैं, एक्स वाला आ जाना चाहिए, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखा जाता है। इसको -3/2 अब रूट एक्स लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इसलिए कि यहाँ पर कोई समझ लेगा कि माइनस में है, ठीक, इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं ये -3/2 बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पूरा सब हट जाएगा। तो अब आसानी से, अब मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो बस इसी का घात को क्या करना है, अब चेंज करना है। तो -2/3, बस यही घात जो होता है एक बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में, एक घात यहाँ पर बढ़ जाएगा तो -2 है तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और जितना घात ऊपर में रहता है उतना ही से भाग हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन का लिमिट रखना है, तो या हो सकता है अचर पद जो बाहर में रखे उसको बाहर ही रहने दे और इंटीग्रेशन का लिमिट रख दे। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 4/9 हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा तब फिर से ये वाला इंटीग्रेशन साइन नहीं देना है, लिमिट यहाँ ब्रैकेट के ऊपर दर्शाना है, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अंदर से अचर पद को बाहर ला सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अंदर से ये -1 है, बाहर आएगा तो -1 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, ठीक। अब अंदर में क्या बचेगा, अब देखो अभी भी घात किसी का -1 रहता है तो हमेशा उसको पलट के लिख देते थे, फिर से इसको पलट के लिख देंगे 30 - x⁻³ लिख देंगे और लिमिट 4/9। अब हम लोग लिमिट का मान रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है। अब यहाँ पर बाहर में एक गुणांक भी है इसलिए अभी भी 12 एक ब्रैकेट रखो, ठीक। तो अपर वाला लिमिट सबसे पहले रखेंगे इसके जगह पर, तो 30 माइनस यहाँ पर x का मान कितना 3/2 हो गया। जब यहाँ पर अपर लोअर लिमिट रख दें तो कभी भी यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर लिमिट नहीं दिखाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। 30 माइनस x के जगह 4/2/3। अब यहाँ पर लिमिट नहीं दर्शाना इसलिए लिमिट रख चुके हैं, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमको पता है कि 9 के पावर 3/2 का मान कितना है, डायरेक्ट यहाँ बताते हैं। रफली को ये याद नहीं होगा तो अलग से लिख लेना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसका घात कितना है 3/2 है। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 9 3 के पावर 3 है, 3 को 3 बार गुना करना तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 1/30 माइनस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसका घात कितना है 3/2 है, 2 से 2 कट गया तो 2 के पावर कितना बचेगा 3 है, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8, तो ये कितना आ जाएगा 30 - 8 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 में से 27 कटेगा 3 माइनस 1/30 में से 8 कटेगा तो 22। नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये कितना 22, ये तो कटने वाला नहीं है, जब कोई भी इसमें कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना करते हैं एलसीएम में, ये 66 आ जाएगा। तो ये 22 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो 22 में से अब 3 घटेगा, ये तो यहाँ पर गुना में ब्रैकेट लगा हुआ है, गुना का साइन दे देते हैं, तो 22 में से 3 घटेगा तो 19, और 19 बटे कितना हो गया 66। ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर हो गया 33। अब ये कटेगा नहीं तो ऊपर में बचा 19 और नीचे में बचा 33, में 3 से गुना होगा तो 99 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच भी कर सकते हैं, आंसर 19/99 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बिना प्रतिस्थापन किए क्या किए, इस क्वेश्चन को बना लिए। अदरवाइज हम लोग को प्रतिस्थापन भी करते तो वही मानना था, नीचे वाला को हमको कुछ टी मानना पड़ता जो क्या पावर के अंदर दिया हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 25 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। इसका लिमिट दिया हुआ है 1 to 2, x बाई नीचे में 2 रखी बहुपद दिया x+1 इंटू x+2। इसमें क्या है, नीचे में 2 रखी के ऊपर में एगो x है, तो ऑब्वियस है कि इसके लिए क्या तरीका होता है कि इसको हम क्या करें, तो नीचे का पार्शियल फ्रैक्शन करें। पार्शियल फ्रैक्शन से आसान तरीका क्या है, तो आसान तरीका हम बताए थे कि डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। जो नीचे वाला है उसको ऊपर में पहले लिख दो, किसी को भी पहले लिख दो। मान लो कि हम x+2 को ही पहले लिख दिए, हमको x को बचाना है, ठीक है, x को बचाना है, हमको थोड़ा सा ध्यान देना है सभी को। तो x को बचाना है तो x कैसे बचेगा, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर x+1 लिख दिए, हमको ऊपर में चाहिए कितना x चाहिए। अगर हम यहाँ पर प्लस साइन देते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लस साइन देते हैं, थोड़ा सोचना है, तो x मिलेगा क्या, यहाँ पर 2x आ जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पर x 2x + 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 है नहीं, यहाँ पर +3 नहीं है। अब और इसको किस तरीक़ा से बैलेंस कर सकते हैं,
हमको अचर पद को भी खत्म करना है, हमको अचर पद नहीं बचना चाहिए और x बच जाना चाहिए। अचर पद नहीं बचना चाहिए और x बच जाना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। तो पहले क्या करते हैं, x+1 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम x+2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर 2 से गुना कर देते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर 2 से गुना कर देते तब यहाँ पर माइनस साइन देते हैं। अब देखो क्या होगा, जब 2 से गुना किए तो यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर 1, तो 2x में से 1 घटेगा, x बच जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ पर -2, तो +2 -2 कट जाएगा, तो यहाँ पर अचर पद हट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो अगर ये इसे डायरेक्ट हम लोग सोच सकते हैं तो बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो है, फिर a b का मान सॉल्व करो और उससे बनाओ, तो उससे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब इसको अलग अलग कर लो सिंपली, तो अलग अलग करेंगे तो x+1 यहाँ पर कट जाएगा, मिटे जा रही है, यहाँ पर x+1 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2/x+2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से x+2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/x+1 हो जाएगा इंटू dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन पता है, नीचे में रैखिक रहता है, डायरेक्ट हम लोग लॉग लेते हैं, 2 गुणांक है तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 log mod ऑफ x+2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन, तो माइनस साइन, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 रहेगा तो कभी भी भाग देने की जरूरत नहीं, लेकिन x का गुणांक कुछ और रहता है तो भाग करने की जरूरत पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा। x+1 होगा, लिमिट को दर्शाना है तो ब्रैकेट लगाकर लिमिट को दर्शाएंगे 1 to 2। अब इस फलन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अपर लिमिट को रखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है पहले पूरा की जगह हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, 2 log, यहाँ x की जगह 2+2 माइनस log, यहाँ पे x की जगह 2+1, तो ये पूरा की जगह हम क्या कर दिए, अपर लिमिट रख दिए। अब यहाँ पर चाहे तो ब्रैकेट दे सकते थे, छोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन देंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट का एकदम जरूरी है ही। तो अब x की जगह 1 रखेंगे, 2 log 1+2 माइनस log, यहाँ पे 1+1 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो ये बचेगा 2 log, कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो log 4। अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑलरेडी 4 प्लस है, प्लस के लिए ही मोड लगाया जाता है। यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे, फिर माइनस, अब ये दोनों के आगे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस रहेगा, माइनस log, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये log 3 है, ये भी log 3 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 है, तो ये जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई बहुत तरीका से हम लोग कर सकते हैं। अब कैसे, हम लोग मान लो पूरा लॉग को कंबाइंड करना है, हमको क्या करना है, पूरा लॉग को कंबाइंड करना है, तो ये 2 को पहले घात में लेके चल जाओ। लॉग का प्रॉपर्टीज आप प्लान करना है तो 2 को यहाँ पर घात में, आगे वाला को घात में लेके जा सकते हैं, और ये बन जाएगा -3 log 3 बन जाएगा, यहाँ प्लस log 2 है। अब यहाँ पे 2 4 के पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे log ये 16 हो गया, प्लस log यहाँ पे 2 वाला को पहले लिख लिए, और ये 3 को भी घात में लेके चले जाएंगे तो log 3 के पावर 3 हो जाएगा, घात में ले जा सकते हैं आगे वाला। अब पहले ये प्लस वाला log का प्रॉपर्टी जब लाएंगे, तो प्लस वाला log का प्रॉपर्टी जो होता है, अगर log a प्लस log b है, इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी लिख सकते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी जहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से ये बन जाएगा log 16 गुने 2 हो जाएगा, माइनस log 3 को 3 बार गुना करेंगे, ये 27 हो जाएगा। अब log a माइनस log b का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो log a माइनस log b का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि log a माइनस log b, ये क्या बन जाता है, log a बटे b हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टीज यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ से ये जो सिंप्लीफाई करके ये 16 गुना कितना 32 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log 32, ये आ जाएगा नीचे में 27, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, log 32 बटे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करके खाली लिमिट को रख देना, जो पहले जैसे इंटीग्रेशन करते थे उसी प्रकार से इंटीग्रेशन करना है, कोई नया इसमें नियम नहीं आता है। ठीक, एक और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, 25 का लास्ट क्वेश्चन। 25 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो 25 का 4 नंबर में इंटीग्रेशन लिमिट दिया हुआ 0 to π/4 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है साइन के पावर 3 2t cos 2t।
तो यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि लगाई या घात वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा भी, जो हम लोग एक क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे क्या है, किसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना कि साइन के पावर 3 का मतलब क्या, साइन 2t का पूरा घात कितना है, 3 है। यहाँ पर क्या है, cos t है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अच्छा यहाँ t है तो dt होगा। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, सिर्फ एक चीज़ का कमी आएगा, 2 का कमी आएगा। अब यहाँ पे कैसे, तो हमको पता है कि साइन 2t का जो डेरिवेटिव होता है, अगर t के सापेक्ष ही है तो क्या होता है, cos 2t हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है जो गुणांक होता है उससे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यहाँ 2 का कमी है तो 2 बना लेते हैं, बाहर में क्या करते हैं 1/2 लिख लेते हैं, अंदर में यहाँ पर 2 ला देते हैं। ये हमेशा अचर पद को बैलेंस तो कर ही सकते हैं। यहाँ से हो गया साइन 2t का पावर 3 और यहाँ पर बना लेंगे 2 cos 2t इंटू dt। अब इसका यहाँ पर डेरिवेटिव है, तभी हम डायरेक्ट बताएं घात वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसा कि जब भी रहेगा तो घात वाला फार्मूला कौन सा, घात वाला फार्मूला बताया कि f ऑफ x पूरा एक फलन का पावर अगर n है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली घात वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। घात यहाँ पर बढ़ जाता है और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2, अब डायरेक्ट इसका घात एक बढ़ेगा, f ऑफ x का ही घात पड़ता है, तो f ऑफ x का जगह क्या है, साइन 2t है, इसका घात यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 4, जितना घात है तो उतना से भाग हो जाता है। अब प्लस में c ऐड होता है, लेकिन c ऐड नहीं करेंगे इसलिए कि यहाँ पर क्या है, लिमिट दिया हुआ है, तो लिमिट डायरेक्ट यूज करेंगे 0 to π/4 यूज करेंगे। ये 1/2 था। पहले तो इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे, जैसे साइन के पावर 4 लिखे चले उसको कोई दिक्कत नहीं है। साइन 4t के पावर 4, ये 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 to π/4। अब सबसे पहले हम लोग जहाँ जहाँ इसमें t का फलन है, x का नहीं था, शुरू से ही इसमें शुरू से ही t का फलन है, तो जहाँ जहाँ t है उसको जगह अपर लिमिट रखेंगे, एक ही जगह है, तो साइन 2 इंटू टी के जगह π/4 हो जाएगा। अब पूरा का घात कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 8, फिर माइनस साइन देना है। अब ये ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं है, इसमें एक ही पद है, तो साइन 2 इंटू लोअर लिमिट क्या है, तो 0, तो 0/, अच्छा इसका पूरा का पावर कितना, 4 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं ये 2 से 4 2 मरतबे कट जाएगा तो π/4 बचेगा। और साइन π/4 का मान कितना होता है, 1, तो 1 के पावर 4/8, और साइन 0 का, साइन 0 का मान 0, 0 के पावर कुछ भी करो 0 ही रहेगा, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। और 1 के पावर 4 का मतलब 1, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/8 बचेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इंटीग्रेशन ही आना चाहिए इसको डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, बाकी हम लोग लिमिट रख के बना सकते हैं। अब आप लोगों को पर्सनली, इसका पर्सनली जरूर करना है, इस पर सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है पर्सनली में 7.1 7.8 का, तो सभी को पर्सनली सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। सभी को क्या करना है, पर्सनली सॉल्व करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन समझा देंगे, जो भी होगा उसको हम बता देंगे। अब यहाँ से हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसमें एक और पर्सनली होगा डिफिनिट इंटीग्रल, 2 पर्सनली इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग निश्चित समाकलन के गुणधर्म के ऊपर चले जाएंगे, जिसमें कुछ पर्सनली हम लोग को और देखने को मिलेगा। इसमें टोटल पर्सनली शायद 7.11 तक है, मतलब 11 को एक्सरसाइज इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो बहुत लंबा सा चैप्टर भी है, इसलिए इसमें टाइम भी लग रहा है। उसके बाद हम लोग छोटा छोटा चैप्टर उसको हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट, उसके बाद आसान आसान चैप्टर जो कि तुरंत हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।